हिंदी पट्टी की राजनीति में आप अक्सर नेताओं को समाजवाद की दुहाई देते सुनेंगे। अगर हम सोशलिस्ट हैं तो क्या गलत है? आप भी तो सोशलिस्ट हो और प्रेमवल में सोशलिस्ट हैं। और अगर सोशलिस्ट पे प्रश्न लगाते हैं तो आप डेमोक्रेटिक भी नहीं हैं, आप लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते हैं। कई बार तो समाजवाद ही देश दुनिया की सारी समस्याओं का रामबाण इलाज प्रतीत होता है। बिहार की राजनीति में समाजवाद का एक विशेष स्थान रहा है। यह केवल एक नारा नहीं बल्कि यहाँ की सामाजिक संरचना और राजनीतिक चेतना को गढ़ने वाली विचारधारा रही। समाजवाद की मूल सोच है समता मूलक समाज। राजनीतिक आरक्षण के साथ शिक्षा, जमीन और पूंजी में जब तक समाज के सभी वर्गों की हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक समता मूलक समाज नहीं बनाया जा सकता है। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से लेकर राम मनोहर लोहिया के समानता के समाज के स्वप्न तक बिहार समाजवादी प्रयोगों की प्रयोगशाला रहा है। यहीं से मंडल राजनीति की धारा निकली जिसने सामाजिक न्याय की अवधारणा को नया आयाम दिया। पिछड़ों, दलितों और वंचित तबकों को सत्ता के केंद्र तक पहुंचाने में समाजवाद की राजनीति ने निर्णायक भूमिका निभाई। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या आज का समाजवाद वही है जिसकी कल्पना लोहिया और जेपी ने की थी? क्या यह महज सत्ता हासिल करने का चुनावी मुहावरा बनकर रह गया है? वर्तमान दौर में समाजवाद के नाम पर जातीय समीकरण साधे जाते हैं और नीतियां अक्सर उस मूल आत्मा से दूर दिखती हैं जो असमानताओं को खत्म करने और समाज के अंतिम व्यक्ति को अवसर देने की बात करती थी। इसलिए बिहार की राजनीति को समझने के लिए समाजवाद को उसके ऐतिहासिक और समकालीन दोनों संदर्भों में समझना बेहद जरूरी है। It promised a world of harmony and abundance if only property was shared by all and distributed equally. The idea was called socialism, and it spread farther and faster than any religion in history. भारत में समाजवादी विचारधारा का प्रवेश पश्चिम से हुआ, लेकिन इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप नया रूप देने का काम आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने किया। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के साथ ही समाजवादी राजनीति ने संगठित रूप लिया। यह समूह मानता था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, सामाजिक और आर्थिक बराबरी के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। गांधी से प्रेरणा लेते हुए समाजवादियों ने भारतीय गांवों, किसानों और मजदूरों को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। स्वतंत्रता के बाद पंडित नेहरू ने योजनाबद्ध विकास और मिश्रित अर्थव्यवस्था के जरिए समाजवाद को सरकारी नीतियों का हिस्सा बनाया। पंचवर्षीय योजनाएं, भारी उद्योगों पर निवेश, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ये सब उसी समाजवादी सोच की देन थी। हालांकि यह समाजवाद ज्यादातर आर्थिक नीतियों तक सीमित रहा और आम जनता के जीवन में सामाजिक समानता नदारद रही। यही वह अंतर था जिसने आगे चलकर क्षेत्रीय समाजवादी आंदोलनों को जन्म दिया। बिहार समाजवाद की सबसे उर्वर भूमि साबित हुआ। यह वह राज्य था जहां जाति की जटिल संरचना और आर्थिक विषमता शायद सबसे गहरी थी। आजादी के बाद जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार के प्रयासों से इसे दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत सफलता नहीं मिली। राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी पिछड़ी जातियां कांग्रेस में अगड़ी जातियों के प्रभुत्व के आगे ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस के लगभग सभी मुख्यमंत्री, चाहे वो श्री कृष्ण सिंह हो, विनोदानंद झा हो या केबी सहाय हो, सभी अगड़ी जातियों से थे। ऐसे में 1960 के दशक में लोहिया का पिछड़े पावे 100 में 60 का नारा लोगों के दिलों तक पहुंचा। 1967 वो साल था जब कांग्रेस को पहली बार देश के 8 राज्यों के चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। बिहार भी उनमें से एक राज्य था जहां गैर कांग्रेसी सरकार बनी।
गठबंधन की इस सरकार में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 68 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उनके नेता कर्पूरी ठाकुर का मुख्यमंत्री पद पर सबसे सशक्त दावा था। लेकिन गठबंधन की बाकी पार्टियां इसके लिए तैयार नहीं थी। अंततः रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह की पार्टी जन क्रांति दल के नेता महामाया प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री बने। हालांकि यह सरकार साल भर भी नहीं चल पाई और इसी से शुरू हुआ बिहार में अस्थिर सरकारों का दौर जो 1990 तक चलने वाला था। 1969 में इंदिरा गांधी के कोयले और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के निर्णय को आर्थिक नीतियों में समाजवादी विचारधारा के बढ़ते दबदबे के रूप में देखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य था बड़े उद्योगों और वित्तीय संस्थानों को निजी हाथों से मुक्त करना और सरकार के नियंत्रण में लाना ताकि आर्थिक संसाधनों का सही वितरण हो सके और गरीब तथा मध्यम वर्ग तक लाभ पहुंच सके। कोयले का राष्ट्रीयकरण इस बात का भी संकेत था कि सरकार भारी उद्योगों को नियंत्रित करके देश के औद्योगिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहती थी। वहीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों तक वित्तीय सेवाओं को पहुंचाने का प्रयास था ताकि बचत और ऋण का व्यापक वितरण हो सके और समाज के निचले पायदान पर बैठे लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। इंदिरा गांधी के 1971 के चर्चित नारे गरीबी हटाओ को भी इसी समाजवादी राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखा गया। यह केवल एक सटीक चुनावी स्लोगन नहीं था बल्कि इसका गहरा राजनीतिक और समाजशास्त्रीय अर्थ भी। उस समय भारत में गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता अपने चरम पर थी। जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन भी समाजवाद से ही प्रेरित कहा जाता है। यह केवल इंदिरा गांधी के विरुद्ध संघर्ष नहीं था बल्कि यह व्यवस्था परिवर्तन का भी सपना था। 1975 में आपातकाल लागू हुई। 1976 में 42वां संविधान संशोधन लाया गया तो संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े गए। सोशलिज्म आर्थिक और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य को दर्शाता है। आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनावों में केंद्र और कई राज्यों में सत्ता परिवर्तन। Well, today I have taken oath as the Prime Minister of this country. The country has responded in a magnificent manner against tyranny and against undemocratic functioning of government. बिहार में प्रखर समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान उनके द्वारा लिए गए दो सबसे चर्चित फैसलों में भी समाजवाद की झलक दिखती है। पहला, पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिशों को लागू करना। Decades before Mandal, it was Karpuri Thakur who first implemented reservations for backward classes, carving out a separate quota for the extremely backward classes, or EBCs as we know them, those who had been left behind even within the OBC framework. और दूसरा, 10वीं की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म करना। कमजोर वर्गों से आने वाले कई छात्र अंग्रेजी के कारण 10वीं पास नहीं कर पाते थे और पढ़ाई छोड़ देते थे। हालांकि इसकी खूब आलोचना भी हुई और इस नियम से पास हुए बच्चों को कर्पूरी डिवीजन से पास कहा जाने लगा। 1980 के दशक में कांग्रेस की केंद्र और बिहार में वापसी होती है और समाजवादी मुख्यतः विपक्ष की आवाज बनते हैं। 1988 में राजीव गांधी के कैबिनेट से इस्तीफा देकर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर आवाज बने वीपी सिंह समाजवादी राजनीति का सबसे सफल दलगत प्रयोग करते हैं। वीपी सिंह लोकदल, जगजीवन कांग्रेस और अपने नवनिर्मित पार्टी जन मोर्चा के विलय से जनता दल का गठन कर इसी जनता दल से आगे जाकर देश की कई पार्टियां निकलती हैं, जैसे लालू जी की राष्ट्रीय जनता दल, देवेगौड़ा की जनता दल सेकुलर, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी और समाजवादी पार्टी। साथ ही अलग अलग राज्यों में कई और छोटी पार्टियां बनती हैं। इन दलों के बनने के पीछे कई कारण थे, जैसे नेतृत्व संघर्ष और व्यक्तिगत मतभेद, क्षेत्रीय राजनीतिक जरूरतें और जातिगत समीकरण। वीपी सिंह की जनता दल सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर पिछड़े वर्गों को राजनीतिक ताकत दी
और समाजवाद की राजनीति को नई धार। 1990 के चुनावों में बिहार में लालू प्रसाद यादव समाजवाद के नए प्रतीक के रूप में उभरे। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय और हाशिए के तबकों की राजनीतिक भागीदारी से जोड़ा। भूरा बाल साफ करो जैसे विवादित नारे और मंडल की राजनीति ने उन्हें पिछड़े वर्गों का नायक बना दिया। गरीब गुरबा, मुसलमान और वंचित समाज लालू में अपना प्रतिनिधि देखने लगा। लेकिन यही दौर समाजवाद के लिए दो धारी तलवार साबित हुई। एक ओर यह वंचितों के सशक्तिकरण का युग था, तो दूसरी ओर शासन में गिरावट, भ्रष्टाचार और जातिवादी राजनीति ने समाजवाद की नैतिक ताकत को कमजोर कर दिया। 2005 आते आते समाजवाद के लालू मॉडल पर से लोगों का विश्वास उठ चुका था। जहां एक ओर दक्षिण और पश्चिम भारत के राज्य 1991 के उदारीकरण के बाद विकास की गति पकड़ चुके थे, वहीं बिहार अब भी जातीय संघर्ष, कुशासन, पलायन और बदहाल कानून व्यवस्था का दंश झेल रहा था। लालू के शासन से हुए इस मोह भंग से जन्म हुआ नीतीश कुमार की सरकार का। नीतीश उसी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के समाजवाद के स्कूल के छात्र थे जहां लालू ने अपनी राजनीतिक दीक्षा ली थी। हालांकि नीतीश ने अपनी शुरुआती नीतियों से बता दिया कि वो समाजवाद की मूल धारा में विश्वास रखते हैं, न कि उसके नए नवेले विकृत स्वरूपों में। उन्होंने समाजवाद को विकास और सुशासन से जोड़कर प्रस्तुत किया। जो आंदोलन चलाकर संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जेपी ने, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई। तो हम लोगों की प्रतिबद्धता तो है, और समाज में प्रेम का, शांति का, सद्भावना का माहौल होना चाहिए, कानून का राज रहना चाहिए, लोगों को कानून का पालन करना चाहिए। पंचायतों में 50% आरक्षण के जरिए महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिए। साइकिल योजना से लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन मिला और जातीय पहचान की राजनीति से आगे बढ़कर उन्होंने प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया। नीतीश का समाजवाद लालू से अलग था। जहां लालू ने प्रतिनिधित्व पर जोर दिया, वहीं नीतीश ने अवसर और व्यवस्था सुधार को प्राथमिकता दी। आज बिहार की राजनीति में समाजवाद अब भी सबसे लोकप्रिय नारा है, लेकिन इसकी आत्मा कहीं खो सी गई है। जेपी और लोहिया का समाजवाद समानता और अवसर का सपना था, जबकि आज का समाजवाद जातीय गठबंधनों और चुनावी समीकरणों का औजार बन गया है। परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों ने इसकी विश्वसनीयता पर चोट की है। समाजवाद अब नीतियों में कम और नारों में ज्यादा दिखाई देती है। मगर कुछ भी हो, बिहार की राजनीति को समझना हो तो समाजवाद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह केवल एक विचारधारा नहीं, बल्कि बिहार की सामाजिक चेतना और सत्ता संरचना को गढ़ने वाला प्रमुख कारक रहा है। समाजवाद की यही यात्रा सपनों से नारों तक, आंदोलन से चुनावों तक बिहार की राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है और शायद आने वाले कई वर्षों तक रहेगा। धन्यवाद।